Hello everyone, welcome to JPIAS प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी जो हमारी चल रही है उसमें मैं सेल को स्टार्ट किया था। आपको जो मैंने सेल में आपको लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल और उसके मैंने बेसिक फंक्शन के बारे में बात की। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल और ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं, उसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट की बात की और उसकी फंक्शन की बात की। थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस का आपके बारे में बताया, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैम्प प्लांट्स के बारे में बताया। तो वो एक बेसिक था। बाकी हम लोग फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे प्लांट की फिजियोलॉजी, उसमें मैं फिर से डिस्कशन करूंगा पूरी जितनी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद मैंने लास्ट क्लास आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका की बात की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले आपको मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होते हैं जो राइबोसोम से अटैच होते हैं, तो इसलिए उसको ग्रेनुलर भी बोलते हैं, है ना। राइबोसोम से अटैच है तो ग्रेनुलर है, खुरदुरा है वो। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जो राइबोसोम से अटैच नहीं होते हैं, तो हम लोग ए ग्रेनुलर भी बोलते हैं बिकॉज वो खुरदुरा नहीं होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। बाकी उसकी फंक्शन मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। और आज मैं थोड़ा सा फंक्शन एक्सटेंड करूंगा और आपको राइबोसोम के बारे में भी आज बात करूंगा, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है सेल की। उसकी बात ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये कंप्लीट हो जाएगी तो इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा सेल का, ताकि आप फिजियोलॉजी में एंट्री करेंगे और जाके फिजियोलॉजी में हम समझ पाएंगे कि आगे हम लोगों को रेस्पिरेशन और डाइजेशन वगैरह जो भी पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, इन चीजों की बात हम लोग कर पाएंगे। बेसिक है सेल, सेल को समझना। और उसके बाद साथ में हमारा न्यूट्रिशन चल रहा है। न्यूट्रिशन में मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, एमिनो एसिड बता दिए, हम प्रोटीन बताना है। और ये जानना क्यों जरूरी है, ACE2, ACE2, ACE2 के बारे में आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन आ चुके हैं। ACE2 से क्वेश्चन आया है। ACE2 सेल सरफेस पे प्रोटीन होता है, एज ए रिसेप्टर काम करता है। अब बहुत लोगों को रिसेप्टर नहीं पता होगा, तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि कोरोना वायरस ACE2 रिसेप्टर का या एंजाइम का जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है इसका यूज करता था इन्फेक्शन फैलाने के लिए, ठीक है। और आपने सुना होगा कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं हो रहा है, जो 10 साल से छोटे के बच्चे हैं उनको कोरोना के चांसेस और सिम्टम्स सीवियर नहीं हो रहे हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चे या एडल्ट जो है उनमें सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना का। उसका रीजन था क्योंकि 10 साल के बच्चों जो थे उससे लोअर एज वाले, 10 से नीचे वाले जो बच्चे हैं, 10 साल से नीचे वाले, उनमें जो ये रिसेप्टर है, जो ये प्रोटीन है ACE2, जो कि आपके यूपीएससी में आया है प्री में इस साल, वो कम पाया जाता है। तो इसलिए सिम्टम्स के चांसेस बहुत कम होते हैं कोरोना वायरस के 10 साल से नीचे वाले बच्चों को, ठीक है। और 10 या 10 से ऊपर के बच्चों को बात करूं या एडल्ट की बात करूं, उनमें अच्छे मात्रा में डेंसिटी जो होती है एक तरीके से उस सेल मेम्ब्रेन पे ACE2 एंजाइम की डेंसिटी यानी कि नंबर अच्छे खासे होते हैं, तो कोरोना वायरस अच्छे तरीके से यूज करता है और उसके माध्यम से सेल के अंदर एंट्री करता है। सेल के अंदर एंट्री करेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेल हो गया, रेस्पिरेटरी सेल में माउथ में बात कर लो, किडनी में बात कर लो, अलग अलग जगहों पे उसका है वो, ठीक है। बट रेस्पिरेटरी सेल में आपने देखा कि कैसे साइटोकाइन स्टॉर्म का आपने बात सुना होगा। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या था, इसमें आपने सुना होगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी लोगों को। तो क्या था, साइटोकाइन इम्यून सेल्स होते हैं, तो वो क्या है, ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म की बात की गई थी कि ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म क्या है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आ रही हैं जो करंट में कितने भी हाई लेवल का हो वो घुसा के पूछ ले रहे हैं। सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन हाई लेवल की कॉन्सेप्ट पूछ ले रहे हैं। जैसे कि ACE2 एंजाइम जो है, इनकी बात की जाती है ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी में जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात की जाती है तो वहां पे रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम, वहां पे इसकी बात होती है। एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि ACE2 है, इसकी बात की जाती है। तो सोच लो कहां से डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। और ACE2 एंजाइम जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होता है, क्योंकि कोरोना वायरस उसका यूज करता था इंफेक्शन फैलाने के लिए, इसलिए उसका क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो पूछने को कुछ भी पूछा जाएगा, आपको बेसिक बायोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज देखो ACE2 के बारे में बहुत लोगों ने, कितने लोगों ने आंसर सही से दिया है आप देखना जाके, एक्सप्लेनेशन बहुत लोग नहीं कर पाएंगे ACE2 का। क्यों, क्योंकि डिटेल बायोलॉजी है। ACE2 को डिटेल बताना, सेल सरफेस पे ये रिसेप्टर की तरह है, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर की तरह काम करता है और उसकी डेंसिटी किस तरीके से निर्धारित करती है कि कितने एज के लोगों को वो प्रभावित करेगा, सिम्टम अच्छी आएगी, सीवियर सिम्टम होगा। तो आपने देखा था बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा था कोरोना वायरस। बहुत ऐसी खबर आई थी पहले
कि बच्चों को नहीं होगा, बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर जो है ACE2 रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे वो कम है बच्चों के, 10 साल से छोटे बच्चों के, तो इसीलिए वायरस जो है उस रिसेप्टर का यूज करता है। जब रिसेप्टर ही कम है तो वायरस यूज नहीं कर पाएगा उतना, तो सीवियर सिम्टम्स के चांसेस नहीं होंगे। ये सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा आगे, बट ये बेसिक है, आपको ये नहीं समझे। अब रिसेप्टर जो मैं बात कर रहा हूं ACE2, वो एक तरीके का प्रोटीन है जो सेल सरफेस पे होता है, आपको मैं प्रोटीन समझा रहा हूं, तो सोचो यही से सारी चीजें बनेगी। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको समझा दिया है, सेल मेम्ब्रेन पूरा अच्छे से समझाया है, उसमें जितनी चीजें हैं, ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म की बात आ चुकी है, करंट अफेयर में बहुत चला, साइटोकाइन स्टॉर्म की बात चली है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बेसिक, ज्यादा हाई लेवल की नहीं, बिकॉज हाई लेवल की चीजें हैं, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पूरा समझा चुका हूं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझिए। फंक्शन में ये है कि पहला अगर फंक्शन बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जाल के तरीके का है। आपने देखा कि अगर ये सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, पोरस है न्यूक्लियस, है ना। तो यहां पे मैंने आपको बताया था, बाकी चीजें मैंने बातें कर ली है आपसे, ठीक है ना, ठीक है। यहां से चिपका भी हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां से जरूर होगा अटैच, यहां से जरूर होगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस अटैच होता है उसके पास ये एक राइबोसोम यहाँ पे अटैच होते हैं, न्यूक्लियस से जो अटैच है, ठीक है। तो ये रफ बनेगा क्योंकि राइबोसोम अटैच है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं। और स्मूथ वाला जो होता है नॉर्मली न्यूक्लियस से बाहर दूर होता है, और रफ वाला पास होता है, बिकॉज रफ वाले में राइबोसोम अटैच होगा, और राइबोसोम आपको पता है कि यहाँ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस मैंने बताया था, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं और फिर निकलते हैं और फिर अटैच हो जाते हैं, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिससे अटैच हो जाएंगे वो रफ हो जाएगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये सब कुछ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये और बाकी स्मूथ वाले थोड़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर रहते हैं, ठीक है, और ये पास में रहते हैं, रफ वाले पास में रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, ठीक है। तो ये जो आप सेल में इधर भी होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहां मैंने एक साइड दिखाया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सेल को बस्ट होने से बचाएगा। आप समझ सकते हो, अगर सेल है तो सेल तो पिचुक भी सकती है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जाल जो फैला हुआ है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, यांत्रिक सपोर्ट देगा, सेल को बस्ट होने से, पिचुकने से, फटने से, फूटने से बचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए क्या है, एंडोस्केलेटल की तरह काम करता है, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। मतलब कि कंकाल तंत्र बोलते हैं ना, स्केलेटन, हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र, हड्डियां होती हैं, अगर वो ना रहे तो हमारी शरीर ढह जाए, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है अगर हड्डी नहीं है, तो हड्डी पे ही तो सारी मसल्स वगैरह टिकी हुई हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की तरह ये भी काम करता है सेल के अंदर, सेल को संभाल कर रखे हुए, उसको सपोर्ट दिए हुए, ठीक है। एंडोस्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है। मैं हिंदी भी बता दूंगा आपको एंडोस्केलेटल सिस्टम, बट अभी ध्यान रखो कि एंडोस्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र की तरह काम करता है, कोशिका का कंकाल तंत्र ये होता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, एंडोस्केलेटल सिस्टम के बाद मटेरियल का एक्सचेंज, देखो यहां से कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल बाहर आएगा सेल के अंदर, यानी इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर, इंटरसेल्युलर दो सेल के बीच में, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, तो ये सेल में कौन सा न्यूक्लियस में इसके अंदर जाएगा मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हो, प्रोटीन हो, कोई भी मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कुछ भी, कौन सा अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, यही निर्धारित करता है एक तरीके से। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का भी निर्धारण करता है ये, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। दूसरा, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर की बात चल रही है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट की कौन सेल के अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। लाइट वे में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में एग्जाम की जरूरत नहीं है, यहां पे जितनी होती है मैं उतना जरूर बता देता हूं, ठीक है। तो अप्लाइड पोर्शन जितना होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये मटेरियल, कोई भी मिनरल, कोई भी सब्सटेंस इसमें से अंदर जाएगा और इसमें से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये इसका निर्धारण भी करता है ना। तो कभी कभी लोग इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं ना, चौराहे पे खड़े होते हैं, चलो चलो जाओ जाओ, रुको तुम आओ, ठीक है, तो रुको तुम आओ, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी बोल दिया जाता है इसको। लेकिन आपको कहीं कहीं बुक में देखोगे गॉल्जी बॉडी को भी बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस,
तो ये बड़ा वो है बुक्स में, ये गोल्जी बॉडी को बोलना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलना है, ठीक है। कहीं बुक्स में देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रैफिक पुलिस बोला गया है, कि भाई इसलिए बोला गया, ट्रैफिक पुलिस होता है ना लोगों को, हाँ रुक जाओ आ जाओ, वो आ गया, वो गाड़ी गई, तुम रुक जाओ, तुम आ जाओ, रुक जाओ आ जाओ, ऐसे करते रहते हैं ना, आपने देखा होगा ट्रैफिक में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये है कि यहाँ से अंदर जाना बाहर आना, चीजों का न्यूक्लियस में से इधर आना और यहाँ से अंदर जाना, ये मिनरल्स का, सब्सटेंसेस का, पदार्थों का ये निर्धारण करता है उस चीजों का, ठीक है। तो इसलिए बोल देते हैं कि भैया ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन कभी कभी गोल्जी बॉडी भी देगा, तो ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए एग्जाम में कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो गोल्जी बॉडी नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर फिर भी गोल्जी बॉडी दे रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दे रहा है तो आप ध्यान रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही मारना, ठीक है। गोल्जी बॉडी को मेनली बहुत सारे बुक्स में दिया गया है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ज्यादा दिया गया है। तो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में रिस्पॉन्सिबल है, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंस का, ठीक है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये ट्रैफिक पुलिस का वही काम है कि तुम रुक जाओ, तुम जाओ, ट्रैफिक को संभालना, उस तरीके से है ये सब्सटेंस को संभालना है, सेल के अंदर सब्सटेंस को संभाल रहा है, अंदर जाना बाहर आना, न्यूक्लियस के अंदर जाना, न्यूक्लियस से बाहर आना, ये सारी चीजों को संभाल रहा है। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में भी एक्सचेंज कराता है, ऐसा नहीं है। और इंट्रासेलुलर भी है, सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ऐसा बात नहीं है कि सेल के अंदर भी करा रहा है और एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसपोर्ट होती है, मैंने कुछ बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में भी होती है और इंट्रासेलुलर भी होती है, सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट भी होता है इंट्रासेलुलर, और एक सेल से दूसरे सेल में भी होता है, लेकिन इंट्रासेलुलर ज्यादा माना जाता है इसका, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट, है ना, इसमें से न्यूक्लियस में से बाहर निकल के कोई सब्सटेंस आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन सेल, सेल के अंदर, दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which pass through the plasmodesmata are known as desmotibules, ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्मेटा का आपने नाम सुना है? नहीं सुना है। डेस्मोटिब्यूल्स का नाम सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा भी होता है, डेस्मोटिब्यूल्स भी होते हैं, तो कुछ चीजें हैं ऐसा रिलेटेड, मैं इसको होल्ड करता हूं ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना लेवल पर नहीं पूछा गया, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, अंदर ही अंदर, ठीक है, इसमें से निकल के यहां जाएंगे, यहां से निकल के यहां आएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस में से। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, प्रोटीन सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा अगर बात करूं फंक्शन, तो प्रोटीन सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सिंथेसिस के बारे में इसका, ठीक है। कौन करता है? रफ की स्मूथ वाला लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो मैं ये जनरल फंक्शन लिख रहा हूं आपको, एकदम दोनों को मिला के जनरल फंक्शन बता रहा हूं। तो प्रोटीन सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको ध्यान रखना है, रफ वाले करते हैं, आपको पता है प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि उसी में राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, अभी पढ़ाऊंगा भी राइबोसोम। ये हो गया लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये भी डाल सकते हो। लिपिड ये कौन करेगा? स्मूथ करते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड का सिंथेसिस, वसा का संश्लेषण एंड स्टोर भी करते हैं उसको, स्टोरेज, ठीक है। ये भी हो गया, ये रफ वाले करते हैं, ये स्मूथ वाले करते हैं, ये रफ वाले करते हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये हो गया चौथा फंक्शन। पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। मैंने माइक्रोबॉडीज आपको पढ़ाया था, याद है? सेल, जब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस बताया था। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज किसके द्वारा? बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन भी किया जाता है, जैसे परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्पेरोसोम, ऐसे डाल सकते हो। पहला परऑक्सीसोम, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया तो आप फंस जाओगे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है, स्पेरोसोम, ये सारे माइक्रोबॉडीज है, मैंने बताया था माइक्रोबॉडीज एक लेक्चर में आपको, ठीक है ना, ठीक है। स्पेरोसोम ये ऐसे है जो माइक्रोबॉडीज भी बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोबॉडीज भी बनाता है। उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस मैं आपको अलग वैसे भी समझाऊंगा इसको, और भी इसको डिटेल करूंगा आपकी। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन जानते हो ना, कितना मैंने पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने बहुत बताया है इसको,
ठीक है ना। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है एनिमल्स के अंदर, मैंने बताया था, तो इसकी स्टोरेज भी करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन बनाता भी है और इसकी स्टोरेज भी करता है, किसके द्वारा? बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ के द्वारा होता है ये, ठीक है। स्मूथ के द्वारा इसका सिंथेसिस स्टोरेज किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन का बायोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसकी बायोसिंथेसिस मतलब उसको भी बनाता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी सिंथेसिस करता है, मैंने क्लास में बताया था आपको, एक क्लास में मैंने बताया था कि नाभिक की झिल्ली कौन बनाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है, उसके अलावा आपको समझना है, तो उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, मैंने बताया था ये भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाता है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाता है, तो ये गोल्जी बॉडी को भी फॉर्मेशन लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। गोल्जी बॉडी पढ़ाऊंगा, गोल्जी बॉडी आएगा, ठीक है। अभी तो राइबोसोम पढ़ना है इसके बाद, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री को, ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको समझो, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो मैंने बताया, ग्लाइकोजन सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का उपापचय, ठीक है। यकृत की कोशिकाओं में मैंने बताया था, लीवर में आपको ग्लाइकोजन बहुत स्टोर होता है, बताया था ना, मसल में, लीवर में, और भी चीजें बताई थी मैंने, है ना। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये या ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म जो है, यकृत की कोशिकाओं में, लीवर की कोशिकाओं में जो स्थित कोशिका होगा लीवर का, तो उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जाहिर सी बात है, हर कोशिका के अंदर है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, हर कोशिका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है यकृत की कोशिकाओं में जो है अंतःद्रव्य जालिका ग्लाइकोजन का उपापचय का कार्य करता है, ठीक है। तो अंतःद्रव्य जालिका जो यकृत कोशिका में होता है वो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करता है, यकृत के कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म उपापचय करेगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय, उपचय, अपचय जो बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मैंने एक क्लास में थोड़ा बहुत बताया भी था आपको, ये हो गया। उसके बाद टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, देखिए एंडोस्केलेटल फॉर्मेशन की तरह काम करता है, सेल को फूटने से, पुचकने से, बस्ट होने से बचाता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ब्रैकेट में टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। ये वही मतलब है, एंडोस्केलेटल एक कंकाल तंत्र की तरह काम कर रहा है, कंकाल की तरह काम करना है, सपोर्ट कर रहा है, सेल को पिचुकने से, फटने से, बस्ट होने से बचा रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज आपने देखा यहाँ पे कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस का, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एक्सचेंज भी हो रहा है मटेरियल का, है ना, आदान प्रदान हो रहा है मटेरियल का, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसमें, और यहां से कौन निकल के अंदर जाएगा, कौन निकल के अंदर से बाहर आएगा, इसका निर्धारण कर रहा है ये, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मैंने कुछ चीजें और भी लास्ट क्लास में बताई थी, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी में, ठीक है। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में जैसे कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज होती है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, अब ऑस्मोसिस परासरण के नाम सुना होगा आपने, परासरण वगैरह समझाऊंगा मैं, प्लांट फिजियोलॉजी में परासरण वगैरह समझना है, ऑस्मोसिस मेरा, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ये सारी चीजें समझनी है आपको, तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखना कि एक तरीके से एक्सचेंज भी मटेरियल का हो रहा है, जो मैंने आपको इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बताया, उसी के आधार पर मैंने बताया था कि ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं सेल का, लेकिन गोल्जी बॉडी भी किसी बुक में लिखा हुआ है बहुत सारे में, बट इसको ध्यान रखना कि ये, हाँ, अब मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है ऑप्शन में, गोल्जी बॉडी है, ट्रैफिक पुलिस बोल रहा है, तो गोल्जी बॉडी को टिक कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो ये है ट्रैफिक पुलिस, समझते हो ना, लोगों का रोक के भैया ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं, आओ, तुम जाओ, है ना, तुम रुक जाओ, तो यही तो है, ये भी तो आदान प्रदान करवा रहा है ना सब्सटेंसेस का, ठीक है ना। न्यूक्लियस से अंदर कौन जाएगा और अंदर से बाहर कौन आएगा, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी कर रहा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि अगर बताऊं, जैसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म मैंने बताया, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म कोशिकीय उपापचय एवं एंजाइमेटिक क्रियाएं जो है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म और क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन भी कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी कर रहा है ये एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसका भी काम है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड में पढ़ाऊंगा, जब लिपिड पढ़ाऊंगा, फैट ना, वहां पे पढ़ाऊंगा कोलेस्ट्रॉल, अच्छे से समझ में आएगा वहां पे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे सुनिए, यह कोलेस्ट्रॉल
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है या स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड वाले, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, आपने नाम सुना होगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं के उपापचय में भाग लेता है, ठीक है। उनमें उपापचय मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन। तो यह कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉयड हार्मोन के उपापचय में भाग लेता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अंतःद्रव्य जालिका के झिल्ली में, अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली में NADH होता है। NADH मैंने कुछ फुल फॉर्म बताया था, आपको याद है फोटोसिंथेसिस में जब मैं आपको बता रहा था, लाइट रिएक्शन। तो क्या है कि अंतःद्रव्य जालिका के झिल्ली में NADH होता है और उसके साथ ही साथ साइटोक्रोम C, ये सुनते जाओ, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइटोक्रोम C, NADH, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, रिडक्टेज भी डालोगे, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, REDUCTASE, रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, NADH और एटीपेज, एटीपेज भी होता है, ATPASE, एटीपेज, ये सारे हैं। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैंने बताया है कि इंजाइमेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड के उपापचय में भाग लेता है। साथ ही साथ अंतःद्रव्य जालिका में, अंतःद्रव्य जालिका की झिल्ली में NADH और साइटोक्रोम C रिडक्टेज और उसके साथ में साथ ATPAS, एटीपेज, एज है ना, इंजाइम होगा, एज है तो इंजाइम होगा, याद है मैंने बताया था, एटीपेज हो गया। इन चीजों की आदि और भी हो सकते हैं, इंजाइम और को इंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार के इंजाइम और को इंजाइम भी होते हैं, आपको बताऊंगा, को इंजाइम पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें अंतःद्रव्य जालिका में NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, एटीपेज, इस तरीके के इंजाइम और को इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका में ये पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके के इंजाइम और को इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई को इंजाइम की तरह काम करता है, कोई इंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। को इंजाइम क्या होता है मैं बता दूंगा, समय आएगा तो, इंजाइम जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वयं अनेक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःद्रव्य जालिका, ये इटसेल्फ स्वयं बहुत सारे रिएक्शंस में, अभिक्रियाओं में भाग लेता है और विभिन्न उपापचायिक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सरफेस चाहिए, किसी सरफेस कोई सतह होगा, उसी पे जाके मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, उसके लिए सतह भी प्रदान करता है ये उपापचायिक क्रियाओं के लिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो मेम्ब्रेन है तो सतह तो मिल ही जाएगी, सतह मिल जाएगी तो भैया उपापचायिक क्रियाएं हो जाएंगी, उपापचायिक रिएक्शंस हो जाएंगी, तो उसके लिए सतह प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपको, ठीक है, लिखते जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस, ये जेनेटिक सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। अनुवांशिक पदार्थों का अभिगमन उसका भी करता है, अनुवांशिक पदार्थों का न्यूक्लियोप्लाज्म से होकर साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर है, मैंने बताया था, उससे होकर साइटोप्लाज्म में आपको ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान भी करता है, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसका भी करता है, मैंने बताया था, यहीं पे समझ लो, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो उसी में आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो, और भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये आपको पता है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मैंने आपको समझाया था, कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य जो है मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। स्टोरेज एंड सर्कुलेशन, स्टोरेज एंड सर्कुलेशन में भी काम करता है। स्टोरेज आप जानते हो, संचरण करना, और सर्कुलेशन, स्टोरेज मतलब संग्रहण करना, सर्कुलेशन मतलब संचरण करना, ठीक है। तो स्टोरेज एंड सर्कुलेशन अंतःद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं, एक परिसंचारी तंत्र का भी कार्य करता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कार्य करती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। कोशिकीय जो अणु होते हैं, सेलुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, अणु है, कि यातायात ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। इसको समझाते जा रहा हूं हिंदी में भी, चाहे हिंदी के लोग हैं उनको समझ में आ जाए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि कोशिकीय अणु के यातायात में सहायता तो करता ही है, उसी के साथ ही साथ संश्लेषित अणुओं के संचयन का भी
कार्य करता है। संश्लेषित अणु, कुछ संश्लेषण हुआ, कुछ का सिंथेसिस हुआ, उसका संचयन करना है, उसका भी काम करता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोशिकीय अणु, सेलुलर मॉलिक्यूल्स का यातायात जो है उसका ट्रांसपोर्ट में सहायता तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ संश्लेषण हुआ, सिंथेसिस हुआ, संश्लेषित अणुओं की संचयन का भी कार्य करता है, स्टोरेज का भी कार्य करता है। देखो मैंने दिखाया ग्लाइकोजन सिंथेसिस, संश्लेषण हुआ, उसका स्टोरेज भी कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यहां पे भी बता दिया, एक बार और समझा दिया। उसके साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला मेम्ब्रेन जो है पोरस होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये है इसका सिंथेसिस मतलब संश्लेषण में भी भाग लेता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यीय जालिका। तो ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली है जो पोरस होती है, क्योंकि सब्सटेंसेस का आदान प्रदान हो पाए, है ना, छिद्र होता है उसमें, पोर होता है। तो सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नाभिकीय झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली के संश्लेषण का एवं संश्लेषण का भी निर्माण में भाग लेती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस में भी भाग लेती है, मतलब बनाती है उसको, दोनों को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और लाइपोप्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करती है, लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन के भी संश्लेषण का काम करती है। लाइपोप्रोटीन पढ़ाऊंगा प्रोटीन के अंदर, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन सब पढ़ाऊंगा। तो लाइपोप्रोटीन का भी संश्लेषण का काम करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही है, और लाइपोप्रोटीन का भी संश्लेषण का काम करती है। लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन के संश्लेषण का भी काम करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निर्माण में संलग्न लाइपोप्रोटीन के संश्लेषण का भी कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिकीय झिल्ली तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संश्लेषण और उसका निर्माण में संलग्न लाइपोप्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ज्यादातर लिपिड प्रोटीन के ही बने हुए, चाहे कोई भी मेम्ब्रेन हो, ये वाली मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो, लिपिड और प्रोटीन ही बने होते हैं। तो उसके में भी भाग लेती है संश्लेषण में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये बना रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बना रही है, इसका मतलब कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनी होती है लिपिड प्रोटीन की ही, इसका मतलब लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्रोटीन को भी बना रही होगी, तभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना पा रही है, तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना पा रही है, सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिकीय झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली के संश्लेषण एवं निर्माण में संलग्न लाइपोप्रोटीन का भी क्या करती है, संश्लेषण करती है, संश्लेषण का कार्य करती है, ये ध्यान रखना है। और 8वां में ध्यान रखना है, और भी चीजें पॉइंट्स मैंने बता दी है, स्टेरॉइड्स और हार्मोन का संश्लेषण करता है। आपको पता है स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड मैंने बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने समझा चुका हूं कि वहां पे सिंथेसिस होती है लास्ट क्लास में। तो स्टेरॉइड एंड हार्मोन का भी संश्लेषण करता है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, स्मूथ वाली जो है जालिका द्वारा टेस्टिस में, ओवरी में, है ना, वृषण में, टेस्टिस को वृषण बोलते हैं, वृषण, ठीक है, टेस्टिस को वृषण बोलते हैं, ओवरी को अंडाशय बोलते हैं, उसके अंदर और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आप जाओगे तो वहां पे एस्ट्रॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण होता है। मैं एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाऊंगा। तो टेस्टिस हुआ, ओवरी हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ। एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेडुला होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको लिपिड क्या कहते हैं, स्टेरॉइड का संश्लेषण में भाग लेती है, ठीक है, यही ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं। ऐसे मैं जनरल बताता जा रहा हूं, आपको पता है कि स्मूथ वाला क्या कर रहा होगा, रफ वाला क्या कर रहा होगा काम, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि आपको स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण और हार्मोन का संश्लेषण करता है। तो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, स्मूथ वाली जो जालिका होती है वो टेस्टिस यानी कि वृषण और अंडाशय यानी कि ओवरी एवं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। मैं पढ़ाऊंगा ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, उसका संश्लेषण में भी भाग लेती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ वाली, क्योंकि स्टेरॉइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वसा का संश्लेषण भी करती है। तो ये भी कौन करेगी, वसा है तो क्या करेगी, कौन करेगा, ये भी करेगा स्मूथ वाला ही, ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है। तो वसा का संश्लेषण ये ट्राइग्लिसराइड संश्लेषण में भी भाग लेती है। आपको पता है वसा में ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह रिलेटेड होते हैं। जब वसा पढ़ाऊंगा फैट तो वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये वसा संश्लेषण यानी ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण में भी भाग लेती है। इतना ध्यान रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैंने और भी लिख दिया है, ठीक है, मेन पॉइंट्स लिख दिया, आप लिख भी सकते हैं, इतना धीरे धीरे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इतना तो पता रखना, बाकी आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ते जाए,
और साइंस टेक्नोलॉजी में मैं अभी आपको स्टार्ट करने वाला हूं हाइड्रो पावर प्लांट और विंड एनर्जी से स्टार्ट करूंगा। इन्हीं दो में से कोई एक स्टार्ट करूंगा और हाइड्रो करेंगे हम लोग, विंड पावर प्लांट पढ़ेंगे, विंड टरबाइन क्या होते हैं ना, ये सारी चीजों की बात करेंगे, जियो थर्मल बात करेंगे, फिर जाके सोलर पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, सोलर एनर्जी। तब जाके लास्ट में फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस की बात करेंगे। तो क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा आपको। पहले ये समझ लो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं और भी पॉइंट्स बताता जाऊंगा आपको लिंकिंग के तौर पर, बट ध्यान रखना जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में जो पढ़ा रहा हूँ उसको जरूर जाके कंप्लीट करें क्लास, जो लोग नहीं देख पाए हैं, ठीक है। और उसको रिवाइज जरूर करना, तभी जाकर आपको फायदा होगा, क्योंकि मैं लिंकिंग दूंगा, सारा लिंक करूंगा एक साथ। देख रहे हो ना, मैं हर क्लास में जो पढ़ाता हूं, पिछला क्लास मैं रिवाइज भी करा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पढ़ना है राइबोसोम, राइबोसोम पढ़ना है। राइबोसोम पढ़ना है तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम एक प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। मैंने बताया था आपको राइबोसोम या सोम्स डाल दो। सोम मतलब क्या होता है, बॉडी या स्ट्रक्चर, कोई ऐसी संरचना, कोई ऐसी पिंड, ठीक है। और राइबो है तो राइबोसोम का मतलब क्या है कि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए बहुत ज्यादा है, इसलिए नाम पड़ा इसको राइबोसोम। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है इसलिए नाम पड़ा था राइबोसोम। ये एक असली बात है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है इसलिए इसको नाम पड़ा था राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई झिल्ली उल्ली नहीं होती है इसके पास, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, ठीक है। और यूनिवर्सल है ये, यूनिवर्सल, हर कोशिकाओं में मिल जाएगा, चाहे यूकैरियोट की कोशिका ले लो, यूकैरियोटिक ले लो, प्लांट एनिमल ले लो, ठीक है, प्रोटिस्टा ले लो, या प्रोकैरियोट की कोशिका ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया याद है, मिथेनोजेंस क्या है, थर्मोसिलोफाइल्स क्या है याद होगा, हेलोफाइल्स क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये सब चीज मैंने बताई थी। रिकेट्सिया क्या है याद है, एक्टिनोमाइसिटिस क्या है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या है, ये जो साइनोबैक्टीरिया जो मैंने बताया, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह, ये प्रोकैरियोट में आते हैं। ये हर जगह आपको राइबोसोम मिल जाएगा, इसीलिए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। यूनिवर्सल, सर्वात्रिक प्रेजेंट है, ये यूनिवर्सल है, सब जगह मिल जाएगा, यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, सारी कोशिकाओं में मिल जाएगा राइबोसोम। अब मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली उल्ली नहीं होता है इसके पास, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसके पास, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे कि राइबोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलार्ड, PALAD। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलार्ड, ठीक है। तो जॉर्ज पैलार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, 1955 की बात है, ठीक है, 1955 में इसको डिस्कवर किया था। लेकिन ये टर्म जो है, टर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। टर्म वाज गिवन बाय, और टर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय या टर्म वाज गिवन बाय whom, रॉबर्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन का मैंने बात किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, याद है। ये न्यूक्लियस सेल वाली बात कर रहा हूं, एटम वाली नहीं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, सेल के न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ये वो नहीं है, ये रॉबर्ट है, सिर्फ रॉबर्ट, ठीक है। ये इन्होंने टर्म दिया था राइबोसोम, ठीक है। तो टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय या टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट ने दिया था, इसको ध्यान रखना है। और रॉबर्ट के बारे में आपको और भी चीजें बता सकता हूं, बट इतना ही ध्यान रखना है कि रॉबर्ट बस इन्होंने किया था। जॉर्ज पैलार्ड भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसीलिए हम राइबोसोम को पैलार्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए राइबोसोम को पैलार्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल है सेल ऑर्गेनल, इसको भी नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के, क्योंकि फंक्शन है प्रोटीन बनाना, इस नाम से भी जानते हैं। पैलार्ड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इन्होंने डिस्कवर किया था। तो पैलार्डे पार्टिकल या पैलार्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कला विहीन है, हिंदी में समझो, ये कला विहीन यानी मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस कोशिकांग सेल ऑर्गेनल होता है, एक तरीके का कोशिकांग होता है, जो कि पहली बार राइबोसोम को पादप कोशिका में। अब ये भी है कि भैया प्लांट में राइबोसोम होता है तो उसमें किसने खोजा, एनिमल में भी राइबोसोम होता है तो उसमें किसने खोजा, इस तरीके से भी बात की जा सकती है। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, याद है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लांट में किसने खोजा, तो पादप कोशिका में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा था। पादप कोशिका में, प्लांट में किसने खोजा था, इन प्लांट रॉबिन्सन ने
प्लांट में किसने खोजा था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट में किसने खोजा, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है, प्लांट में खोजा था, ठीक है, प्लांट में, इन प्लांट रॉबिन्सन एंड ब्राउन डिस्कवर्ड राइबोसोम, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो प्लांट में इन्होंने खोजा था, ये बात की बात है 1955 या 1953 में ही खोजी जा चुकी थी, ऐसा लगभग 1953 में ही खोजी जा चुकी थी प्लांट में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना, प्लांट में कौन सा पार्ट है, सेम होता है ना, सेम खाते हैं ना, सेम है ना, सेम की जड़ों में खोजा गया था, सेम की जड़, सेम खाते हैं ना हम लोग, उसकी जड़ों में खोजा गया था, ठीक है, उसी की जड़ में, रूट में खोजा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पैलार्ड ने जंतु कोशिका में देखा था, इन्होंने डिस्कवर्ड जो किया था ना, ये डिस्कवरी जो पैलार्ड की है वो जंतु कोशिका की है, ठीक है, तो जंतु कोशिका में पैलार्ड ने डिस्कवर किया था और प्लांट में ये लोगों ने किया था डिस्कवर, ठीक है, तो जंतु कोशिका में पैलार्ड ने किया था, इसको ध्यान रखना है। और रॉबर्ट ने ये नाम दिया, रॉबर्ट ने ये नाम दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ने नाम दिया है क्या, राइबोसोम, ये नाम जो है रॉबर्ट ने दिया था, ठीक है। और बाकी मैंने बता भी दिया था कि पैलार्ड पार्टिकल ही बोलते हैं, बिकॉज पैलार्ड ने एनिमल में डिस्कवर किया था, तो पैलार्ड पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पैलार्ड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पैलार्ड पार्टिकल बोल सकते हो, लिख लो ऐसे, यहां लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो ऐसा, पैलार्ड पार्टिकल भी बोलते हैं, पैलार्ड पार्टिकल्स, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था पैलार्डे पार्टिकल्स। ये सबसे छोटा कोशिकांग के रूप में होता है, सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जितने भी आप जानते हो, सेंट्रियो, मैंने तो और नाम नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है ना, आपको पता होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं, तो ये सारी चीज भी होते हैं, बट इसको डिटेल में आपको जानना नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं चीजों का, मेन ऑर्गेनल का मैं नाम लेते रहता हूं आपके सामने, ठीक है। न्यूक्लियस जरूर पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस को पढ़ाना है, नाभिक पढ़ोगे आप, जो कि कंट्रोल टावर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल टावर है, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, न्यूक्लियस को उसको पढ़ाऊंगा मैं, नाभिक को, ठीक है। न्यूक्लियस कोशिका वाला है ये, एटम वाला नहीं है, एटम वाला न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाली एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, ठीक है, वो बात की बात है, एटम में पढ़ेंगे वो, परमाणु में, ठीक है। तो ये पैलार्ड पार्टिकल और राइबोसोम के बारे में इतना आपको पता है, ये बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे छोटा कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट, हिंदी में मैंने बोल दिया है, ये मत बोलना, एक लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, एक लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं आपको, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, स्मॉल। तो लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल की बात कर रहा हूं, मतलब पूरे सेल में सबसे छोटा कौन है, ये। सबसे बड़ा कौन है, न्यूक्लियस, सबसे बड़ा सेल में कौन सा ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस। सबसे छोटा कौन है सेल में ऑर्गेनल, तो ये राइबोसोम है। मैंने साइटोप्लाज्म में भी आपको बताया था, याद है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा है ये मैंने बता दिया था, लेकिन ओवरऑल सेल में सबसे छोटा ये, और सबसे बड़ा ओवरऑल सेल में न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बड़ा क्या होता है, छोटा, प्लांट और एनिमल दोनों मैंने बता दिया आपको क्लासेस में, ठीक है, याद रखना है। ये ओवरऑल सेल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात कर रहा हूं, ये सबसे छोटा वाला है, और सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, ओवरऑल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। और ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोलते हैं, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल, ठीक है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट देखोगे, ये एक ऑर्गेनल है, एक कोशिकांग है, उसके अंदर भी राइबोसोम है, याद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम है, 70S टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी राइबोसोम है, याद है, 70S टाइप का। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी एक ऑर्गेनल राइबोसोम प्रेजेंट है ना। तो ऑर्गेनल के ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, उसके अंदर एक और ऑर्गेनल जो कि राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। ये सारे जगह पाया जाएगा, सर्वात्रिक है, उसको भी बोलते हैं। ये सारे नाम ध्यान रखना, ठीक है। और पैलार्ड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या है लिखो, बाकी इसके बाद हम लोग अलग ऑर्गेनल पढ़ेंगे। अगला इसकी फंक्शन थोड़ा बहुत बताऊंगा, जैसे मैंने फंक्शन समझा दिया, फंक्शन समझोगे तो आपको क्लियर रहेगा, अदरवाइज डायरेक्ट बताने से क्या क्लियर होगा, डायरेक्ट बताने से आपको ज्यादा कुछ क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दी आर द सेल ऑर्गेनल, ये वो सेल ऑर्गेनल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह खोजा गया था, इतना छोटा होता है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैंने कहानी बहुत बताई है, फंक्शन मैंने नहीं बताया, मैं मानता हूं।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फंक्शन मैंने नहीं बताई है, लाइट माइक्रोस्कोप की फंक्शन नहीं बताई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस है लाइट के कंपैरिजन में और बहुत सारी चीज की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही खोजा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि छोटा है बहुत, ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं खोज पाए थे, क्योंकि ये बहुत एक कहानी है, फिजिक्स मैंने आपको बताया नहीं है कि जो पार्टिकल की साइज, अगर किसी बॉडी की साइज वेवलेंथ से भी छोटी हो, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी हो, जिस लाइट से आप देखना चाहते हो, वो लाइट कहीं अगर पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, रेटिना पे पड़ेगी, इमेज बनेगा, तब देख पाओगे। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो, लाइट माइक्रोस्कोप से मान लो देखना चाहते हो, उसकी साइज अगर छोटी है वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी, जिस लाइट की वेवलेंथ उस पर पड़ रही है, उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य से भी छोटी उसकी साइज है उस पार्टिकल की जिसको देखना चाहते हो, तो पॉसिबल नहीं है लाइट के माइक्रोस्कोप से देखना। तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट इमेज नहीं बनता है, इनडायरेक्ट इमेज बनती है फोटोग्राफी प्लेट पे। आप जानते हो एक्सरे वाली कैसे बनता है इमेज, उसी तरीके से। तो ये फिजिक्स में नहीं बता रहा हूं, मैं समझा दूंगा, जब फिजिक्स आएगी थोड़ा बहुत बात कर लूंगा आपको, ठीक है। बट फीलिंग आपको आ गई होगी कि कंडीशन होती है कि लाइट माइक्रोस्कोप से कब हम देख सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। कब तक नहीं देख पाएंगे, कब नहीं देख पाएंगे, जब किसी बॉडी को देखना है तो उसकी साइज अगर देखोगे और लाइट की वेवलेंथ देखोगे, तो लाइट की वेवलेंथ से भी अगर छोटी उसकी साइज है तो फिर गया काम से, वो नहीं देख पाओगे, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे, ठीक है। ये चीजें आपको फीलिंग नहीं आएगी तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि इंस्टेंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बट इतना ध्यान रखना फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स में मैं पढ़ा दूंगा आपको, जब ये फिजिक्स में रहूंगा मैं आपको, तो उसमें क्या है कि लाइट की वेवलेंथ होती है, जैसे आप जानते हो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है, PAR, मैं बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस किस रीजन में होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का बीच का रेंज। अगर मान लो ये लाइट पड़ी जिस पे पड़ रही है, 400 नैनोमीटर की लाइट मान लो पड़ी, ठीक है, और ये लाइट जिस पे पड़ी उसका साइज जो है मान लो 200 नैनोमीटर है, तो वो तो लाइट के वेवलेंथ से भी छोटी है उसकी साइज जिसको आप देखना चाहते हो, तो ये नहीं हो पाएगा, फिर लाइट नहीं देख पाएगी, लाइट से आप देख नहीं सकते हो, फिर वो आएगा नहीं रिफ्लेक्ट होकर, वो सारी चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसकी जो साइज होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप किसी चीज को लाइट माइक्रोस्कोप से देख पाओगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ओर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या जानना है, आगे यही जानना है कि राइबोसोम जो होते हैं ग्रेनुलर होते हैं, ग्रेनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो लिखोगे राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर है, खुरदुरे होते हैं पार्टिकल नुमा, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, संरचना होती है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। और कैसे देखा गया था लिख सकते हो कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्ट होकर आएगा आपकी इमेज बनने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की कहानी नहीं है ये, बट इनडायरेक्टली हम लोग जैसे एक्सरे बनाते हैं ना, किसी बॉडी का आप देखते हो एक्सरे की जाती है, उस तरीके से इसका होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको पहली बार ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है, और जॉर्ज पैलार्ड ने किया था, ठीक है, जॉर्ज पैलार्ड 1955 है, 1953 भी लिखा होता है, बट 1955 आप ध्यान रखना, ठीक है, जो डेट मैंने बताई थी 1955, 1953 भी लिखा रहता है, बट 1955 आप ध्यान रखना, ठीक है। और दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें ज्यादा होता है, उसी से कंपोज होता है, इसलिए इसको राइबोसोम बोलते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोसुगर, डीऑक्सीराइबोसुगर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनकी बात मैं करूंगा आपको, ठीक है, चिंता नहीं करना है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बस दो चीज से बना हुआ है ये, ठीक है। आरएनए ज्यादा है इसलिए हम लोग, आरएनए ज्यादा इन द सेंस कि देखो यूकैरियोट की कोशिका में आरएनए प्रोटीन का जो रेशियो है 1:1 होता है, लगभग बराबर होता है, चेंज भी करते हैं, वेरिएशन करता है, बट लगभग बराबर होता है, ठीक है। यूकैरियोट की कोशिका में राइबोसोम जब होगा तो लगभग बराबर होगा इन दोनों का रेशियो, लगभग बराबर होते हैं आरएनए प्रोटीन, ठीक है। और नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये सराउंडेड है किसी मेम्ब्रेन से नहीं, कोई झिल्ली नहीं होती है। तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होती। हिंदी मैंने बता भी दिया, हिंदी में अब इससे ज्यादा क्या लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोट के राइबोसोम जो होंगे, यूकैरियोट की कोशिका में जो राइबोसोम होंगे वो ATS टाइप के होंगे,
एटीएस मैंने बताया था एक बार क्लास में। एस किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा, ये साइंटिस्ट का नाम है, थियोडोर स्वेडबर्ग साइंटिस्ट है, उनके नाम से ये नाम पड़ा है। और वो वाली उतनी लेवल पे तो नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा हिंट जरूर करूंगा, ठीक है, कि इतना तो पूछ सकता है कि एस का मतलब क्या है। एस किस चीज को बताता है, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बताता है, जो कि स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इसको खोजा था। तो यहाँ एस का मतलब स्वेडबर्ग है, स्वेडबर्ग यूनिट, जो साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर स्वेडबर्ग, उन्होंने ही सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पे, अवसादन गुणांक के आधार पे राइबोसोम को 80s और 70s में बांटा था। तो 80s यूकैरियोट की कोशिका में होता है और 70s ये यूकैरियोट की कोशिका में होगा। ये तो आप दिक्कत नहीं होगी, यूकैरियोट तो मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके, यूकैरियोट्स में होगा, और 70s कहां होगा, प्रोकैरियोट में। किसके आधार पे, अवसादन गुणांक के आधार पे ये बांटा गया है, 80s 70s, ठीक है, समझा दूंगा थोड़ा बहुत, चिंता नहीं करो। स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, स्वीडन के साइंटिस्ट हैं वो, थियोडोर क्या कहते हैं, थियोडोर स्वेडबर्ग, स्वीडिश साइंटिस्ट है, केमिकल क्या कहते हैं, केमिस्ट्री से डील करते थे, ठीक है, और उनका बहुत रोल है अल्ट्रा फ्यूजेशन टेक्निक में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कैसे रोल की उन्होंने यूज किया था, ग्रेविटी का यूज किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया, कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था, सारी चीजें, कहानी है, लॉन्ग स्टोरी है, फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा जब समय आएगा तो, ठीक है। तो ये हो गया 70s, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल आपको पता है, यूनिवर्सल सारी जगह मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। बाकी मैंने और भी चीजें बता ही दी आपको, ठीक है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, पैलार्ड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये और राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोल सकते हो, ठीक है। और आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, लिख लो, ये ऐसे आ सकता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इन चीजों से बना हुआ है राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं। आरएनपी पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इतना ध्यान रखना है, ईच राइबोसोम अगर देख लो, कोई भी राइबोसोम देख लो, 80s यूकैरियोट वाला देख लो या 70s देख लो, इनमें दो सब यूनिट होगा, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। जैसे कि एक लार्जर सब यूनिट होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, इसमें भी देखोगे तो इसमें भी एक लार्जर सब यूनिट होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि एक लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा। ये 60s टाइप है, ये 40s टाइप है, जोड़ना नहीं है, एडिशन नहीं होगा। स्वेडबर्ग यूनिट जो है, ये एक ऐसी इकाई है जिसमें एडिशन नहीं होता, एडिशन नहीं कर सकते कि ऐड करके 60 40 100 कर दो, नहीं, इसमें नहीं होगा। ये यूनिट नहीं है जो आप पढ़ते हो, ठीक है, नॉर्मल यूनिट जो आप एसआई यूनिट पढ़ते हो ना फिजिक्स में, वो यूनिट नहीं है, ये अपने आप में एक अलग यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है, अवसादन गुणांक के आधार पे निकाली गई है, ठीक है। अवसादन गुणांक क्या होती है आपको बता दूंगा मैं। वैसे ज्योग्राफी वगैरह में बड़ा काम है अवसादन का, सेडिमेंट का, वाटर अगर है मूव कर रही है तो उसमें सेडिमेंट लोड कितना है, अवसाद कितना है, और कैसे वाटर आगे मूव करते जा रही है, माउथ से लेते हुए, कहां, हेड से लेते हुए माउथ तक, है ना, गंगा के मुहाने तक, तो गंगा ले लो मान लो, तो वो अवसाद उसके कैसे सेटल होते जा रहे हैं, ठीक है, वही है चीजें। यहाँ पे अवसाद के रूप में बोल सकते हो राइबोसोम पार्टिकल, ठीक है। और किस तरीके से उनका अवसादन हो रहा है, किस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है ट्यूब के अंदर, उसके आधार पे 80s 70s बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो यूनिट से बने होते हैं, लार्जर स्मॉलर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 60 और 40s होता है, और यहाँ पे 50s, इसमें 70s वाले में ये 50s है, ये 30s है, तो 50 30 80 हो गया, ऐसे जोड़ना नहीं है। ये 70s 2 यूनिट से बना हुआ है, 50s 30s जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। 80s वाला 60 40 से बना हुआ है, जोड़ोगे नहीं तो 100 हो जाएगा, जोड़ना नहीं है, ये यूनिट जोड़ी नहीं जाती है। नॉर्मल यूनिट जो जोड़ते हो ना, नॉर्मल इकाइयों को जोड़ते हो 2 kg 3 kg 5 kg, वैसा नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और स्वेडबर्ग के बारे में, एस के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, ठीक है, बाकी मैं और भी बता दूंगा, ठीक है। स्वेडबर्ग जो एस जो है, एस यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना एस, ये एस, ये स्वेडबर्ग है, साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग इकाई, जो कि साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर स्वेडबर्ग बोलते हैं, थियोडोर स्वेडबर्ग, ठीक है, उनके नाम से है ये स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। स्टैंड्स, इसका मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब एक तरीके का नंबर है ये, देखो नंबर, और कोई गैप नहीं है, ये गैप नहीं है, एक साथ है, लिख लो एक साथ, कोई गैपिंग नहीं है यहाँ पे, एक साथ होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70,
मतलब एक नंबर है ना, तो कॉफिशिएंट एक तरीके से आप जानते हो कि y इक्वल टू 3x+2, तो 3 इसका कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट आप फिजिक्स थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स आती होगी ना, एलजेब्रा वगैरह, तो वही चीज है। कॉफिशिएंट मतलब एक नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ये नंबर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड्स क्या है, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी साइज। इनडायरेक्टली किस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, डेंसिटी का कर रहे हैं, साइज का कर रहे हैं, शेप का कर रहे हैं। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, जो जितना वेट होगा वो जल्दी सेटल हो जाएगा लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर, ट्यूब के अंदर, ठीक है। ट्यूब में अगर कोई सॉल्यूशन है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो भारी है तो जल्दी सेटल हो जाएगा, हल्का है तो धीरे धीरे सेटल होगा। वही है सेडिमेंटेशन, अवसादन गुणांक, किस तरीके से अवसादन हो रहा है, किस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है, उसके आधार पे सेल की जो सेल को क्या किया गया ना, सेल को एक तरह चटनी बना लो, पानी डाल दो, और उसके बाद उसको ले जाके जैसे जैसे बनाते हैं ना, जैसे बनाते हैं ना हम लोग, क्या मक्खन वगैरह देखो ना ऐसे से करते हैं, है ना, तो मथनी से करते हैं, उसी तरीके से उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रखा जाता है, एकदम रोटेट किया जाता है, बहुत आरपीएम, 50,000 से ज्यादा आरपीएम हो सकता है, ठीक है, रोटेट किया जाता है। उसके आधार पे जो हैवी होगा वो अपना सेटलमेंट करेगा, जो लाइट होगा वो अपना सेटलमेंट करेगा। उस सेटलमेंट, उस सेडिमेंटेशन के आधार पे, उस अवसादन के आधार पे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ये सारी कहानी। वैसे वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक चैम्बर होता है, एक तरीके से डिवाइस होती है अच्छी खासी, ऐसा मत समझ लेना कि छोटा सा है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक डिवाइस होती है, उसके अंदर सारी कहानी होती है। तो रोटेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से अवसादन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है। और सेटलमेंट जिस आधार पर होता है तो वो राइबोसोम को 80 बोलते हैं, और कुछ राइबोसोम के हम लोग 70 बोलते हैं, ठीक है, उनके अवसादन के आधार पे। इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं, फिर भी अभी और बताऊंगा, समय आएगा तो इतना समझ जाना, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन, थोड़ी सी और 2-4 पॉइंट, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, आपको पता है, और इससे बहुत इन्वॉल्व है, आपको पता है, थोड़ी सी मैं बता दूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मजा आएगा। यहाँ पे एक टनल होता है, ये गैप बची होती है यहाँ पे, गैप यहाँ पे जब जुड़ते हैं ना ये दोनों बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, दोनों में देख सकते हो, 80s वाले में भी और 70s वाले में भी, दोनों में जब ये जुड़ते हैं ना, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, यहाँ पे एक टनल बन जाता है, टनल, और इसमें एक mRNA आपको आ जाता है, mRNA मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये mRNA आएगा, उसके बाद यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जब होती है तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ये प्रोटीन का चेन है, मान लो एमिनो एसिड का चेन है, मैंने एमिनो एसिड पढ़ा दिया ना, एमिनो एसिड का चेन है, ये एमिनो एसिड निकलने के लिए भी आपको एक रास्ता होगा यहाँ पे, और ये निकलते जाएंगे चेन बन बन के। तो ये रास्ता होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, ये टनल बना होता है, ये दोनों जुड़ते हैं ना, एक टनल है इसके अंदर जिसके अंदर mRNA घुसेगा, घुस गया, और mRNA के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है, मैसेंजर आने रहे हैं तो मैसेज लेकर रखा होगा, वो मैसेज प्रोटीन के लिए है। तो वो प्रोटीन जो बनेगा ना, अब क्या होगा, tRNA आएगा, कैसे आएगा, सब पढ़ाऊंगा। अभी राइबो आरएनए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उतना कि जितना आपका काम हो जाए। तो ये इसमें क्या है, गैपिंग भी होती है, रास्ता भी होता है जाने का, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, एमिनो एसिड का चेन बनते जाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड बनते जाएगा, प्रोटीन बनते जाएगा, और यहाँ से निकलते जाएगा चेन, ठीक है, ये बनते जाएगा, निकलते जाएगा, बनते जाएगा, निकलते जाएगा। mRNA के लिए यहाँ पे टनल रास्ता है, mRNA यहाँ पे आगे निकलते जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में आके बताऊंगा आगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका डिटेलिंग, ठीक है। फीलिंग आ चुकी होगी कि ऐसा नहीं है कि चिपक गया, जगह भी होती है, जगह, इनके बीच में जगह होता है, mRNA घुसना है, और यहां से जब घुसेगा mRNA, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करके प्रोटीन बननी है, तो प्रोटीन भी तो निकलेगा ना, उसका भी तो रास्ता चाहिए। तो उसका रास्ता जो है ये बड़े यूनिट में होता है, बड़े सब यूनिट जो है ना, लार्ज सब यूनिट 60S या यहाँ पे मान लो 50S, उनमें होगा ये रास्ता निकलने के लिए, प्रोटीन का चेन को, पॉलीपेप्टाइड के चेन को निकलने का रास्ता। तो रास्ता होता है एक्चुअली, तब जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, आई होप मजा आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में आकर डिटेलिंग इसकी और कर दूंगा मैं। और उसके बाद राइबोसोम के बाद फिर गोल्जी बॉडी बचा है, न्यूक्लियस के बारे में, और फिर थोड़ा बहुत सेंट्रियोल के बारे में बता दूंगा, क्योंकि सेल डिवीजन में भाग लेता है वो, ठीक है, कोशिका विभाजन, माइटोसिस, म्यूसिस, अर्धसूत्री, समसूत्री, याद होगा कुछ तो बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रोटीन बताने वाला हूँ। प्रोटीन समझना है, क्योंकि ACE2 एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है, एक तरीके का रिसेप्टर है, रिसेप्टर एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और भी चीजें होती हैं रिसेप्टर के बारे में जानकारी है, बट आपको ध्यान रखना है कि रिसेप्टर की बात कर रहा है तो एक तरीके का प्रोटीन है, उसी को पहचानता है, कोरोना वायरस हो चाहे एड्स का वायरस, उसी को पहचानता है, वहीं जाकर अटैच होगा और वहीं से अपना इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रिसेप्टर के आधार पर मैंने समझा दिया क्या हाल है शुरुआत में, कि बच्चों में कैसा क्या है और जवानों में क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, ठीक है, थैंक यू।